गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ईग्राम चैनल। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, अगर ये आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपको करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि यहाँ पे स्पेशली आपको JSSC और JPSC के बारे में स्पेशली ट्रिक के माध्यम से सारा कुछ पूरे झारखंड के बारे में बताया जाएगा, आपको याद करवाया जाएगा। स्पेशल उसके लिए प्लान है, सारा रूटीन के अनुसार चल रहा है, जिसमें आपको पूरा का पूरा झारखंड कवर किया जाएगा। पूरा झारखंड का जो भी है, ज्योग्राफी से लेकर हिस्ट्री से लेकर सारा कुछ आपको डिटेल में बताएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी लाइव पे भी आ सकते हैं, आप वहाँ पे जो भी सवाल है वो भी पूछ सकते हैं। और आपको अगर लगे कि कुछ इसमें और सुधार होना चाहिए या आपको किसी की ज़रूरत है कि हमें ये कंटेंट चाहिए, तो आप उसके लिए हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप इस पर वीडियो लेकर आइए, तो हम उस पर आपको पूरे डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। आप जो टॉपिक आपको अगर देखना हो या समझना हो तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। तो फिर ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम आपके लिए पूरी तरह से डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखते हुए लाए हैं, इन द सेंस कि हम आपको हिंदी में भी समझाएंगे और इंग्लिश में भी समझाएंगे, दोनों का यहाँ पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में है या सिर्फ इंग्लिश में है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मीडियम के लोग हैं, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारा कुछ लाया गया। तो जो सबसे पहला है वो क्या है, इंडिया और यूके जो है वो 2+2 डायलॉग होल्ड किया है। 2+2 डायलॉग यानी कि क्या है 2+2, पहले तो ये समझें कि 2+2 डायलॉग है क्या। तो ये एक्चुअली में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्टेज पे पहुंचने के बाद, यानी कि अगर हमारा पार्टनरशिप जो है, हमारा देश दोनों देश के बीच में समझौता जो है बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसके बाद 2+2 डायलॉग अरेंज किया जाता है। 2+2 डायलॉग में 2 मिनिस्ट्रीज होते हैं, एक होगा आपका फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्रालय, और दूसरा डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2+2 डायलॉग में फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हो, नहीं, उनके सीनियर लेवल के ऑफिशियल्स भी मीट में हो सकते हैं। अगर दोनों के मिनिस्टर्स हैं तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल का 2+2 डायलॉग है। और नहीं तो यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, जैसे अभी यूके और इंडिया के बीच में जो 2+2 डायलॉग हुआ है, इसमें मिनिस्टर्स नहीं पार्टिसिपेट किए हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें मिनिस्टर्स नहीं पार्टिसिपेट किए हैं, मंत्री नहीं आए हैं इसमें, न तो रक्षा मंत्री थे, ना ही सुरक्षा, ना ही विदेश मंत्री थे, बल्कि इसमें रक्षा विभाग और विदेश विभाग के सीनियर ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट किए थे। तो इवन कि दोनों मिनिस्टर, तो इसलिए ये 2+2 डायलॉग, यानी कि हम अब हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ यूके के साथ बढ़ रहे हैं। हमारा इसके पहले भी बहुत सारे देशों के साथ 2+2 डायलॉग है, जैसे जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रसिया, इन सब के साथ हमारा क्या है 2+2 डायलॉग है। इन सब के साथ हम अपना 2+2 डायलॉग करते हैं और इनके साथ हमारा 2+2 डायलॉग चल रहा है। तो यही 2+2 डायलॉग है जिसमें कि अब रक्षा और विदेश मामले पे बैठक बुलाया गया था। और भारत अभी देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच में क्या बोलते हैं, फाइनेंस के ऊपर भी बहुत अच्छा टॉक चल रहा है। भारत ब्रिटेन के बीच में जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, FTA के लिए बहुत लेवल का बातचीत चल रहा है। और यहाँ पे अब हमारा रक्षा मामले में और विदेश मामले में भी हम लोग एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, 2+2 वार्ता पे पहुंचे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है भारत के हिसाब से भी और ब्रिटेन के हिसाब से, क्योंकि ब्रिटेन जब से ब्रेग्जिट हुआ है, जब से वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, तब से उसको एक बहुत बड़ा मार्केट का तलाश है, और जो मार्केट उसको कौन दे सकता है, इंडिया। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम अगला न्यूज देखें तो ये क्या है, जिटेक्स ग्लोबल 2023। जिटेक्स ग्लोबल एक्चुअली में क्या है, टेक्नोलॉजी फेस्ट है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ग्लोबल पे हुआ है, कहाँ पे, दुबई में। और इसका क्या टॉपिक, इसका थीम क्या था, द ईयर टू इमेजिन AI इन एवरीथिंग, हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप अभी हमारा क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, AI का जमाना चल रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं चैट GPT, ये सब कुछ क्या है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो यही एक ईयर, एक समय ऐसा आएगा जिसमें सब कुछ में AI रहेगा, सब कुछ में आर्टिफिशियल यानी कि रोबोटिक्स है, सब कुछ क्या है, रोबोट सारा काम करेंगे। जैसे UAE में, सऊदी में सोफिया रोबोट जो था वो क्या था, आर्टिफिशियल रोबोट ही सारा कुछ कर रहा। तो जैसे हम ही अभी देखें, जैसे हमारा अगर हम गगनयान मिशन को देखते हैं, गगनयान मिशन, ठीक है, आप अगर गगनयान मिशन देखते हो तो गगनयान मिशन का अभी देखो 21 अक्टूबर को इसका एक टेस्ट फ्लाइट है, आप लोग इसको जरूर लाइव देखना। 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन का लाइव होगा टेस्ट फ्लाइट, एक टेस्टिंग हुआ जो। तो इसमें पहले क्या प्लान किया गया था, एक ह्यूमैनॉइड रोबोट भेजने का,
एक अर्ध मानव रोबोट भेजने का, जिसका नाम क्या था, लक्ष्मी। तो उसी तरह यहाँ पे ये सब क्या है, सब कुछ एआई से चल रहा है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे ये दुबई में एक ग्लोबल इवेंट किया गया था जीटेक्स का, जिसमें सारे देश के जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, सब यहाँ पे जुटे थे। और इस पर क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब 3.0, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, अर्बन डेवलपमेंट, ये हर चीज़ पे, चाहे वो जलवायु हो, शहरी विकास हो, ये हर चीज़ पे बातचीत हुआ। और इस हर चीज़ में हमें, क्योंकि इन हर चीज़ों में हमें एआई की ज़रूरत पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो इसके लिए ये किया गया था। अब देखो अगला क्या है, पीएम मोदी जो है वो अंगदान अभियान की सफलता की प्रशंसा की। पीएम मोदी के जन्मदिन, पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे कब होता है, 17 सितंबर को। 17 सितंबर को इनके जन्मदिन के अवसर पर एक अभियान लॉन्च किया गया था, एक अभियान का घोषणा किया गया था, जिसका क्या नाम रखा गया था, आयुष्मान भवा। आयुष्मान भवा का मतलब क्या होता है, आप लंबा जियो, आपकी ज़िंदगी लंबी हो। तो यानी कि आयुष्मान, जैसे मान लो कोई मरने वाला है अभी, वो बिल्कुल वो लास्ट स्टेज में है, डॉक्टर भी उसको नहीं बचा सकते हैं, तो वो अपना अंग दान कर सकता है, ताकि दूसरे लोग जो है वो अच्छे, जैसे मान लो किसी का किडनी फेल है, किसी का लीवर फेल है, किसी का आँख नहीं है, वो आँख से अंधा है, अगर जो अभी मरने वाले हैं अगर अपना किडनी, लीवर या आँख दान कर देते हैं, तो उससे कितने लोगों का ज़िंदगी संभल जाएगा। तो इसीलिए ये लाया गया था आयुष्मान भवा अभियान। तो ध्यान रखिएगा, क्या आयुष्मान भवा अभियान क्या है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन वन लाइनर में ये पूछा जाए कि आयुष्मान भवा अभियान किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये अंगदान से रिलेटेड है। ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर के जन्मदिन के मौके पर इस कैंपेन की शुरुआत की गई थी। और इस अभियान के तहत अभी तक 80,000 लोग अंगदान करने का संकल्प लिए हैं। इन द सेंस कि 80,000 लोग ये अपना एग्रीमेंट करवा चुके हैं या लिखवा चुके हैं कि अगर हम मर जाएं तो मेरे शरीर का जो भी अंग अगर किसी दूसरे को उससे लाभ पहुंचता है, किसी दूसरे को उससे फायदा होता है, तो मेरे से उसको दे दिया जाए। ये ऑलरेडी लिखवाया जा चुका है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही शुभ काम हो रहा है। इसमें लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद आप तो ऐसे भी नहीं हो कुछ होगा वो, तो अगर आपका जो शरीर का पार्ट है वो अगर किसी का काम आ जाता है, तो समझो कि आप तो जिंदा हो ना, उसके शरीर में आप जिंदा हो, आपकी यादें उस शरीर में है। तो ये बहुत ही पुण्य का काम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसीलिए 80,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट, यानी कि 17 सितंबर से अभी तक मोस्टली 1 महीना हुआ है, 1 महीने में 80,000 लोगों ने इसके लिए क्या किया है, इसके लिए अपना प्लेज लिया है कि हम अपना ऑर्गन्स को डोनेट करेंगे आयुष्मान भवा कैंपेन के अंदर में। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं, सबको प्रेज किए हैं कि हम जो ये अभियान चलाए थे, जिस मोटिव से चलाए थे, जो हमारा मोटिव था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो सक्सेसफुली चल रहा है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और अभी उसके मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर, तो वो भी इसमें था। और ये इसका घोषणा कब हुआ था, इसका घोषणा हुआ था 24 अगस्त को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो इसमें हाँ बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन से कैटेगरी में मिला है। लेकिन हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना, ज़्यादा चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को वही चीज़ जानना है जो हमारे लिए ज़रूरत है। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे मिला, ये सारा कुछ हम लोग को देखना होगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किससे मिला, तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो ये भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष फिल्म, साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट, मतलब कि बेस्ट और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो वो मिला है आर माधवन के द्वारा निर्देशित रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये एक इसरो के साइंटिस्ट के लाइफ स्टोरी पे बनाया गया है कि कैसे उनको ये सारा कुछ किया गया था। तो उसी पे ये फिल्म है, उसी को ये चुना गया है। ठीक है, नंबी द इफेक्ट को 2021 का बेस्ट फीचर फिल्म के लिए चुना गया है। इसमें और भी है, जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस का अवार्ड। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए। आप सब ने पुष्पा मूवी देखा था, तो पुष्पा द राइज के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2 लोग को मिला, किसको किसको मिला है, आलिया भट्ट तथा कृति सेनन को गंगूबाई काठियावाड़ी और मिमी के लिए मिला है। गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट का रोल है और मिमी किसका है, कृति सेनन का है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस,
मीन्स एक्टर और एक्ट्रेस के अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले किसको मिला है, पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए मिला है और पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए मिला है। द कश्मीर फाइल्स को और क्या मिला है पुरस्कार, नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है। RRR ट्रिपल RRR को संपूर्ण मनोरंजन प्राप्त करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला है और द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है। उस तरह अगर हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। ये किसको मिला है, ये मतलब कि लगभग जो फिल्म दुनिया से रिटायर हो चुके होते हैं अब वो और उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है तो उनको मिलता है। ये इस बार किसको मिला है, ये इस बार मिला है वाहिदा रहमान को। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इसी तरह हर एक कैटेगरी में, मराठी कैटेगरी में, हिंदी कैटेगरी में, तमिल कैटेगरी में, तेलुगु कैटेगरी में, हर कैटेगरी में लोगों को सर्वश्रेष्ठ और सारा पुरस्कार इसमें दिया जाता है। और अगर हम सिंगर का बात करें तो श्रेया घोषाल को फिल्म इराविन निज्जल के गाने मायाब्बा चायाब्बा के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला है। उसी तरह काला भैरव को RRR ट्रिपल R का गाना कोमुरम भीमोड्डू के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला है। उसी तरह बेस्ट कोरियोग्राफी का अगर बोले तो प्रेम रक्षित को ट्रिपल R के लिए मिला है। देवी श्री प्रसाद और MM किरवानी को पुष्पा द राइज और ट्रिपल R के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिला। ट्रिपल R तो अभी ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके सॉन्ग को ऑस्कर में प्राइज मिला था, तो ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट हमारा ये सारा कुछ पुरस्कार जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह सुजीत सरकार की फिल्म जो सरदार उधम सिंह के जीवनी पर जो आधारित फिल्म था उसको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। सरदार उधम सिंह जो उधम सिंह के जीवन पर आधारित था और ये बहुत सारा पुरस्कार जीता है, जैसे सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन, ये सारा पुरस्कार ये जीता है। और भाविन रवारी के गुजराती फिल्म छेलो सो को सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार मिला है। भाविन रवारी को वो गुजराती फिल्म छेलो सो में रोल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का प्रस्ताव मिला है। ठीक है, कृति अस्माइल प्लीज के लिए गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसको मिला है, बकुल मटियानी को। उनकी फिल्म का नाम क्या है, कृति अस्माइल प्लीज। तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है वो सब के बारे में हम यहाँ पे आपको एक साथ एक जगह पे हम यहाँ पे लिख दिए हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, जैसे ये सारा अवार्ड आपको कहाँ कहाँ कौन सा मिला है ये आप एक बार देख लो। जो जैसे बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कृति सेनन, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, बेस्ट एडिटर संजय लीला बंसाली, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद, बेस्ट एक्शन डायरेक्टर RRR, बेस्ट कोरियोग्राफी RRR, बेस्ट इफेक्ट RRR, बेस्ट गुजराती फिल्म छेलो सो। तो इस तरह से मतलब कि आपका सारा कुछ हम एक जगह पे कर दिए हैं, जिससे कि आपको अगर 69वां जो फिल्म पुरस्कार है 69th फिल्म अवार्ड जो है नेशनल फिल्म अवार्ड, इसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आपके पास सारा डाटा इसमें से मेनली आपको अगर बिल्कुल अगर आप कहो तो रट जाओ तो बेस्ट फीचर फिल्म, ये जो है बेस्ट हिंदी फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर, और ये सारा कुछ जो है। और उसके बाद आप जैसे देखो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट डायरेक्टर, ये सारा कुछ आपको एकदम ध्यान में रखना है ये सबसे, और इससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है। बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म नरगिस दत्त अवार्ड, तो आपको हम होप करते हैं कि इससे आपको एक अगर नेशनल फिल्म अवार्ड से एक भी क्वेश्चन आता है तो आपको इससे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अगला अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में क्या है, आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आयुर्वेदा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, 100 कंट्रीज को यूनाइट करेगा आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। क्या थीम क्या है, थीम ध्यान रखिएगा बहुत जरूरी है। कब सेलिब्रेट किया जाएगा, 10 नवंबर 2023 को। 10 नवंबर 2023 को क्यों, क्योंकि उस दिन क्या है, धन्वंतरी जयंती। धन्वंतरी हमारे यहाँ क्या स्वास्थ्य के लिए जाने जाते हैं, तो उन्हीं की जयंती पे धन्वंतरी जयंती को ही आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा। जैसे इसके लिए कौन सा मिनिस्ट्री है, आयुर्वेदा ये सब के लिए मिनिस्ट्री ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष, आयुष क्या क्या है? आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है। तो ये सारा कुछ जो है आपको हमारा जो ये सब इसमें रहता है। तो वही आयुर्वेदा के लिए इसमें लगभग 100 कंट्रीज को यूनाइट किया जा रहा है। और इस बार का थीम क्या रखा गया है? अगर हम थीम का बात करें तो थीम क्या है इसमें? इस बार का थीम है आयुर्वेद, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। मीन्स पूरे देश के 100 देश के लोग इसमें जुटेंगे इस दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा माटी मेरा देश कैंपेन, मेरा माटी मेरा देश कैंपेन लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, हमारे देश के 75 साल पूरा होने पे मेरा माटी मेरा देश कैंपेन, और इसके तहत 2,33,000 से अधिक शिलाफलकम लगाया गया। शिलाफलकम क्या है? जो हमारे देश के वीर, जो हमारे देश के सैनिक अपने देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके नाम पे उनका जो है वो स्टैचू या उनके याद में कुछ लगाया गया है, लिखा गया, वही ये शिलाफलकम है जो कि ये लॉन्च किया गया था। तो इस पर 2,33,000 से ज़्यादा शिलाफलकम लगाए गए हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मेरा माटी मेरा देश कैंपेन क्या है? तो मेरा माटी मेरा देश कैंपेन जहाँ जहाँ भी वीर हमारे, जो हमारे जवान हैं, हमारे सेना के जवान या जो भी हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं डिफेंस से, उनके घर घर जाकर वहाँ से माटी कलेक्ट किया जा रहा है और वो सब रखा जा रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर पे लगभग 4,419 से अधिक ब्लॉक में सफल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें 36 राज्य यानी कि क्या 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 36, यहाँ से हर जगह पे इतना से अधिक शिलाफलकम का निर्माण भी किया गया। ये शिलाफलकम स्वतंत्रता सेनानी और सुरक्षा बलों को समर्पित किया गया। इवन कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी, जो कि बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, जिनका नाम नहीं है, लेकिन जो साइलेंटली अपने देश के लिए, अपने सब देश की स्वतंत्रता के लिए जान दे दिए, उन सबके याद में भी ये सारा कुछ लगाया जा रहा है। तो इसमें ये सारा कुछ ज़्यादा मोर देन 2.3 लाख स्टोन प्लेक इंस्टॉल्ड अंडर मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। इसके बाद अगर इसमें थीम का बात करें, क्या थीम था? वसुधा बंधन। वसुधा बंधन थीम के तहत कार्य हुआ है। इसमें 236 मिलियन से अधिक स्वदेशी पौधा और 2.63 लाख अमृत वाटिकाएं बनाई गई है। सोचो कितना ज़्यादा पौधे। इसे क्या, इसे और क्या, जैसे इसी के बहाने अगर हम पौधा लगा रहे हैं तो इससे क्या होगा? हमारा ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कम होगा, हमारा जो टारगेट है वो सब पूरा होगा। तो हम पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं, यानी कि ग्रीनरी भी बढ़ रहा है। तो ये सारा कुछ, और इसका लक्ष्य क्या है? देश के हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य है। ये कब लॉन्च किया गया था? 9 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। इसको साहसी व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था, जिन्हें वीर के नाम से जाना जाता है और जो अपने देश के लिए बलिदान दिए हैं, जो अपने देश के लिए जान दिए। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं 75 साल पूरे होने पे, इसी के समापन का प्रतीक है जो हुआ है। और 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था आज़ादी का अमृत महोत्सव? 12 मार्च 2021 को। और पूरे भारत में 2 लाख से अधिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको क्या बोला गया? जन भागीदारी, सार्वजनिक भागीदारी, जन भागीदारी। जब तक लोग नहीं जुटेंगे, लोग नहीं जुड़ेंगे एक दूसरे से, तब तक कैसे जन भागीदारी होगा? तो इसीलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था, उसमें इतना से ज़्यादा कार्यक्रम को किया गया है। अब अगला हम लोग न्यूज़ देखते हैं, क्या है? देश को पहला रैपिडेक्स रेल मिला है। रैपिडेक्स रेल मिला है। ये पीएम मोदी शुक्रवार को इसको उद्घाटन करेंगे। ये हमारे देश का पहला रैपिडेक्स रेल है। ये कहाँ से कहाँ तक, कहाँ में है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 20 अक्टूबर 2023 को पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन करेंगे। प्रथम चरण में 17 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 5 स्टेशन होगा। इसका स्पीड कितना है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा, यानी कि इसका स्पीड लगभग 160 किलोमीटर होगा। और अभी प्रथम चरण में इसका लेंथ क्या है? 17 किलोमीटर, और जिसमें 5 स्टेशन होगा। ठीक है, यही है आपका। 20 अक्टूबर को उद्घाटन किया जाएगा। ये कहाँ से, कौन से लाइन पे है? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर जो है, इसी पे ये होगा। कहाँ से कहाँ तक अभी कनेक्ट करेगा? साहिबाबाद टू दुहाई डिपो, जो कि कहाँ में है? गाजियाबाद में। और इसके अलावा स्टेशन क्या क्या है? गाजियाबाद स्टेशन, गुलधर स्टेशन, दुहाई, और दुहाई से फिर दुहाई डिपो चला जाएगा। तो इसका क्या फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था? प्राइम मिनिस्टर 8 मार्च 2019 को रखा गया था और आज इसका उद्घाटन है, यानी कि काम जो बोला गया था वो काम हो रहा है।
इसके अलावा अगला हम जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं वो क्या है, वर्ल्ड फूड इंडिया। वर्ल्ड फूड इंडिया जो कि वर्ल्ड फूड इंडिया का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, भारत मंडपम में। अब देखिए भारत मंडपम से हमें क्या एक चीज़ और याद आ जाता है, जैसे ही भारत मंडपम का बात आता है तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे G20 का समिट हुआ था। G20 का समिट हुआ था कब, 2023 में, जब भारत इसका चेयरमैन था। G20 का चेयरमैन भारत था, तो इसका G20 का समिट कहाँ हुआ था, भारत मंडपम में, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्जीबिशन सेंटर, ये सारा कुछ यहाँ पे है भारत मंडपम। अब अगर हम बात करते हैं G20 का, तो G20 का 2023 का चेयरमैन कौन है, इंडिया। इंडिया किससे चेयरमैनशिप लिया, यानी कि 2000 इससे पहले कौन चेयरमैन थे 2022 के, इंडोनेशिया। अब इंडिया किसको चेयरमैनशिप दिया, यानी कि 2024 की चेयरमैनशिप किसके पास गया, ब्राजील। 2025 का चेयरमैनशिप किसके पास जाएगा, साउथ अफ्रीका। अब इसमें एक टर्म और आता है, आप लोग ध्यान रखना, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। G20 ट्रोइका, क्या G20 ट्रोइका किसको बोला जाता है, और अगर आपसे अगर पूछा कि अभी G20 ट्रोइका के मेंबर कौन है, तो देखिए G20 ट्रोइका में मेनली 3 मेंबर होते हैं। G20 ट्रोइका में 3 मेंबर होते हैं, ट्रोइका 3। कौन कौन, एक जो पहले अध्यक्ष रह चुका है यानी कि पास्ट वाला, और एक जो अभी अध्यक्ष है प्रेजेंट वाला, और एक जो आगे अध्यक्ष होगा यानी कि फ्यूचर वाला। तो अगर हम अभी आज कितना तारीख है, आज 19 अक्टूबर है। अगर हम 19 अक्टूबर का बात करें कि 19 अक्टूबर में G20 ट्रोइका के मेंबर कौन कौन है, तो कौन कौन होगा, अभी G20 के ट्रोइका इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील। क्योंकि इंडिया का चेयरमैनशिप कब तक है, 30 अक्टूबर तक। 1 नवंबर से चेयरमैनशिप किसके पास चला जाएगा, ब्राजील के पास। तो अगर G20 ट्रोइका के बारे में 1 नवंबर के बाद आपसे पूछा जाए कि G20 ट्रोइका की कौन कौन है, तो कौन कौन होगा, इंडिया पास्ट, प्रेजेंट में कौन है, ब्राजील, और फ्यूचर में कौन होगा, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपका G20 ट्रोइका होता है। अब इसके अलावा इसमें और कुछ हम आपको बताते हैं G20 ट्रोइका से रिलेटेड, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अगर हम बात करें कि G20 में भारत के शेरपा कौन है, तो अभी भारत के शेरपा G20 में कौन है, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इसके पहले क्या थे, नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग कब आया है, नीति आयोग आपका आया है 1 जनवरी 2015। अगर नीति आयोग किसको रिप्लेस किया है, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। देखिए हम ये कोई और है, हम इससे रिलेट करके आपको एक बहुत सारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि इसमें यहाँ पे टॉपिक है वर्ल्ड फूड इंडिया, लेकिन यहाँ पे भारत मंडपम से देखिए हमें भारत मंडपम वर्ड आया, इस भारत मंडपम से रिलेट करके हम आपको कितना कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि शेरपा जो वर्ड है, शेरपा वर्ड, ये शेरपा वर्ड कहाँ से लिया गया, तो ये शेरपा वर्ड कहाँ से लिया गया है, नेपाल को, नेपाल में शेरपा वर्ड यूज होता है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि G20 2023 इंडिया में हुआ, राइट, नो डाउट। तो G20 2023 हुआ तो कोई इसके कोऑर्डिनेटर कौन थे, तो G20 2023 के कोऑर्डिनेटर कौन थे, हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला पहले कौन थे, इससे पहले भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे, विदेश सचिव थे, वही उन्हीं को इस बार कोऑर्डिनेटर बनाया था कि सारा कोऑर्डिनेट वही करेंगे, हर्षवर्धन श्रृंगला। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको हम देखिए लगभग सब कुछ G20 का बता दिए। G20 से जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब कुछ लगभग G20 का थीम क्या था, अगर बात करो आप G20, तो G20 का थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फ्यूचर 1 लाइफ। वसुधैव कुटुंबकम मीन्स द होल वर्ल्ड इज फैमिली, पूरा दुनिया हमारा एक परिवार है। अब हम आपको एक चीज़ और इसमें देखें, एक और आपको करंट अफेयर्स जोड़ दे रहे हैं यहीं पे, G20 से रिलेटेड ही है P20। क्या है, P20 का 3-4 दिन पहले हुआ है इवेंट। P20 मीन्स पार्लियामेंट 20।
सारे 20 कंट्रीज के जो पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट के जो हेड हैं, हेड ऑफ द पार्लियामेंट, वो सब यहाँ पे आए हैं। कहाँ, और ये कहाँ पे हुआ है? ये यशोभूमि। यशोभूमि कहाँ है? ये भी दिल्ली में है। जो भी एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रा है एग्जीबिशन के लिए, यही मीटिंग के लिए, सारा कुछ के लिए यहीं पे हुआ है P20 का। P20 का अध्यक्षता कौन किया है? ऑब्वियस बात है, जो G20 का करेगा वही P20 का करेगा, यानी कि इंडिया। और तो इसमें इसको कौन लीड कर रहे थे? हमारे लोकसभा के चेयरमैन कौन है, सॉरी लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा कुछ यहाँ पे P20 का क्या हुआ है? यशोभूमि में, जो कि आपका दिल्ली में यशोभूमि में P20 हुआ। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग को ये सारा कुछ अच्छा लग रहा होगा और ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है ना, तो ये वर्ल्ड फूड डे जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसमें देखिए, ये ग्रैंड इवेंट जो है ये कहाँ पे होगा? ये आपका भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। और इसमें कब से कब तक? नवंबर 5 तक। और इसमें लगभग 60 से 80 शेफ वर्ल्ड के लार्जेस्ट मिलेट डोसा बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलेट डोसा कहाँ बना है, तो वो कहाँ बना है? वर्ल्ड फूड इंडिया कॉन्क्लेव में, जो कि 3 नवंबर से 5 नवंबर को ऑर्गेनाइज हुआ था न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? भारत मंडपम में, वहीं पे ये बनाया गया है जी। कितने शेफ मिलकर बना रहे हैं इसको? 60 से 80 शेफ मिलकर। ठीक है ना। अब इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट कौन करेगा? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट करेंगे। कहाँ? भारत मंडपम में, जो कि भारत मंडपम कहाँ पे है? प्रगति मैदान में। तो वहीं पे 3 नवंबर को इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। अब बात है कि प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करेंगे, लेकिन इसका जो एंडिंग स्पीच जो है, समापन भाषण के टाइम में कौन रहेंगी? हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, जो कि 5 नवंबर को कार्यक्रम के समापन भाषण देंगी। वर्ल्ड फूड के इस जो संस्करण हो रहा है, इसमें नीदरलैंड को पार्टनर कंट्री बनाया गया है, साझेदार दोस्त बनाया गया है, जबकि जापान और वियतनाम फोकस देश है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में साझेदार देश कौन था, पार्टनर कंट्री कौन था? तो नीदरलैंड। या तो फिर क्वेश्चन आता फोकस देश कौन था? तो जापान तथा वियतनाम। हो सकता है आपको सिर्फ जापान का नाम है, हो सकता है आपको सिर्फ वियतनाम का नाम है, या हो सकता है जापान और वियतनाम दोनों का नाम है। तो आपको जो भी आएगा वो आपको सही करना होगा, यानी कि जापान और वियतनाम इसका फोकस देश था। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? वैश्विक हितधारकों के सहयोग और निवेश की अपेक्षा से भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है। हमारा जो खाद्य प्रसंस्करण है, भारत का जो फूड कल्चर है, सब कुछ को दिखाया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके। इस अभी देखो 2023 में क्या मनाया जा रहा है? 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर है, यूएन द्वारा अनाउंस किया गया था। तो इसी को देखिए, इसमें बाजरा को क्या बोला गया है? श्री अन्न। बाजरा का क्या नाम रखा गया है? श्री अन्न। तो ये सारा कुछ यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा, यहाँ पे ये सारा कुछ रहेगा। इसमें मिलेट, श्री अन्न हो गया, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस और इंडिजिनसली प्रोड्यूस फूड को यहाँ पे फोकस एरिया में रखा गया है। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है वर्ल्ड फूड डे? तो ये कहाँ पे हो रहा है? भारत मंडपम में। कब से कब तक हो रहा है? 3 से 5 नवंबर। इनॉग्रेट कौन कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर। इसका एंडिंग कब हो रहा है? 5 नवंबर। एंडिंग कौन का स्पीच कौन दे रहे हैं? तो प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके पार्टनर कंट्री कौन है? नीदरलैंड। इसके फोकस कंट्री कौन है? जापान तथा वियतनाम। इसमें क्या ध्यान रख इसको फोकस किया जा रहा है? तो हमारा जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2030 है, इसको ध्यान में रखते हुए मिलेट्स, जिसको कि सीरियन भी बोला जाता है, इसको ध्यान में रखते हुए, और ऑर्गेनिक, जो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रहे हैं उसके तहत, और जो हमारा जो इंडिजिनस फूड है वो सब पे इसमें फोकस एरिया रखा गया है। तो ये आपका आज का जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था जो हम आपके लिए लाए थे। अगर आपको ये सारा कुछ अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, करिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब और लाइक करवाइए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, कुछ सुधार होना चाहिए, तो वो भी आप हमें बोल सकते हैं। आपका कमेंट्स, आपका सजेशन का मोस्ट वेलकम है। और हम इसी तरह आपको करंट अफेयर्स सब लाते रहेंगे। आपको यहाँ पे जेपीएससी, जेएसएससी सबके बारे में, जेएसएससी के बारे में, जेपीएससी के बारे में, हर एक चीज़ का पूरा आपको विस्तृत में, डिटेल में, ट्रिक के साथ, उसको कैसे ट्रिक के साथ याद किया जाए,
ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। आप हमारे चैनल से बने रहिए और इस चैनल को ग्रो करवाते रहिए, आपको भी फायदा होगा और बहुत ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा होगा और बहुत ज़्यादा आपको इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे आपको कंटेंट और ऐसे कुछ देने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वैसे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, अगले करंट अफेयर्स वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई कीजिए, 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम है JSSC का। हम पूरा से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो सके वो आपके लिए लाए। ओके।